Hello friend, welcome to our YouTube channel Learning IQ Curve. Now in this video I am going to discuss on the topic that is the next part of physics, that is momentum and friction and many more. Before that अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें फॉर मोर अपडेट। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट। तो सबसे पहले आता है मोमेंटम। मोमेंटम किसको बोलते हैं? आपको याद होगा P इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो आगे यहाँ पे क्या जानेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम तो हमने आपको बता दिया था प्रीवियस क्लास में। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है। तो सखिए क्या होता है, इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स acts on a system of body, the total linear momentum of the system of the body remain constant. That means total momentum of the body before and after collision remains the same. इसका मीन्स होता है कि जब कोई एक बॉडी मूव कर रहा हो और वह दूसरे बॉडी से टकराए तो जो दोनों के बीच में कॉलिशन होगी उसके बाद जो दोनों वेलोसिटी गेन करेंगे वो क्या होगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कब? जब उसमें बाहर से कोई अगर फोर्स ना अप्लाई किया जाए। तो और देखिए रॉकेट जो होता है, रॉकेट एक क्वेश्चन पूछा जाए तो रॉकेट वर्क्स, तो यहाँ पे आप बोलिएगा रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्वेश्चन में पूछ ही सकता है कि रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच, ऑप्शन दिया रहेगा उसमें एक दिया रहेगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसमें आपको टिक लगाना है। ठीक है, अब देखिए इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स होता है जब लार्ज फोर्स, एक साथ बहुत सारा फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करे फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, देन दैट फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, दैट फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। अब इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जब कोई भी बॉडी पे बहुत जोर का फोर्स लगा बहुत कम टाइम में इन ए स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। एग्जाम्पल ले लीजिए, जब सपोज को मैन को आप जानते ही होंगे, किसी ब्रिक्स को एक एक बार मारता है वो दो टुकड़ों में टूट जाता है। क्यों? क्योंकि एक साथ लार्ज फोर्स एक साथ उस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, उसी कारण लास्ट मैंने बहुत ज़्यादा इम्पल्स जनरेट होता है। उस इम्पल्सिव फोर्स के कारण वो क्या होता है, ब्रिक दो टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक है, अच्छा चलिए आगे देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता क्या है। तो देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज बॉडी है, बॉडी ए है, उ व भी ए वेलोसिटी से मूव कर रहा है। बॉडी बी है, वो तुम आपका भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे, एज्यूम कीजिए वी ए जो है ग्रेटर देन वी बी होगा। ठीक है, अब जब दोनों मूव कर रहा है तो कुछ देरी के बाद जब ए बी को कोलाइड करेगा, ए और बी में जब कोलिशन होगा, ए और बी में जब कोलिशन होगा तो आफ्टर कोलिशन सपोज ए का कोई वेलोसिटी यू ए है, मान लीजिए यू ए है, और बी का वेलोसिटी यू बी है। ठीक है, ठीक, तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है कि आपका जो मोमेंटम बिफोर कोलिशन एंड आफ्टर कोलिशन क्या होगा, सेम होगा। मीन्स यहाँ पे देखिए इसको आपको ऐसे लिखना है, एम ए भी ए प्लस एम, एक सेकेंड सॉरी, ठीक है, देखिए एम ए भी ए प्लस एम बी वी बी इक्वल्स टू एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। ठीक है, तो ई हो गया आपका
इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि क्या होता है वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये क्या होता है देखिए, इसको हम लोग स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। ई वाला होता है इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा आपका बिफोर कोलिशन और ये वाला होगा आपका आफ्टर कोलिशन, ठीक है। अब कुछ जानकारियां इसमें ले लेते हैं, ठीक। अब देखिए ई का जो वैल्यू होता है 0 लेस देन 1 होता है, ठीक। अब देखिए सबसे पहला आता है कि पहला केस लेते हैं परफेक्टली इलास्टिक के लिए ई का वैल्यू जो होगा आपका 1 होगा, ठीक है। सेकेंड केस परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए ई का वैल्यू 0 होगा। ई का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। देखिए इस पूरा अर्थ में ना कोई परफेक्टली इलास्टिक मिलेगा ना आपको परफेक्टली इन इलास्टिक मिलेगा, इसीलिए ई का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक हम उसको बोलते हैं जब जो वेलोसिटी बिफोर कोलिशन और आफ्टर कोलिशन क्या होगा? सेम होगा। मीन्स जो फॉर्मूला लिखे थे ना ई का वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो इसमें क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल्स टू हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है, इसीलिए 1। लेकिन परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक, क्योंकि आफ्टर कोलिशन क्या होगा? देयर विल बी नो मूवमेंट बिटवीन द टू मासेस, ठीक है। इसको ध्यान जरूर रखिए, ये वाला क्वेश्चन आपका आ सकता है कि फॉर परफेक्टली इलास्टिक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो आपको लिखना वहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा 1, 0, 2 इस तरह का, तो आपको टिक मारना है 1 पे। अगर परफेक्टली इन इलास्टिक रहेगा तो उसके लिए आपका वैल्यू कितना रहेगा? 0, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब चलते हैं फ्रिक्शन पे। फ्रिक्शन किसे कहते हैं? तो फ्रिक्शन देखिए किसे कहते हैं, देखिए द फोर्स विच ऑपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो सपोज देखिए इस दुनिया में कोई भी चीज़ विदाउट फ्रिक्शन का नहीं हो सकता है, ठीक है।
आप चल रहे हो क्योंकि देयर इज ए फ्रिक्शन बिटवीन, देयर इज ए फ्रिक्शन इन द रोड, दैट्स वाई यू आर वॉकिंग। आप ऐसा सरफेस बताओ जो फ्रिक्शन लेस हो। कोई ऐसा सर्विस नहीं बना जो कि फ्रिक्शन लेस हो, मीन्स अर्थ में, सॉरी वर्ल्ड में नहीं, अर्थ में। ठीक है, आइस को में भी हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत फ्रिक्शन रहता ही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगर डायग्राम में देखना है तो डायग्राम में देख लीजिए, अच्छा से हम बता दे रहे हैं। वैसे एसएससी यूएसएससी के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है डायग्राम। ठीक है, देखिए सपोज हम इसको एफ फोर्स से इधर हम फोर्स से खींचे तो क्या होगा, दोनों के बीच में एक मूवमेंट आएगा, तो इसको क्या करेगा, इधर टान रहे हैं तो आपको इधर से एक फ्रिक्शन जनरेट होता है, फ्रिक्शन फोर्स, इसको हम लोग एफ एस नाम देते हैं। ठीक है, ये वाला डब्लू है, मीन्स वेट ऑफ बॉडी। ठीक है, और ये है आपका नॉर्मल रिएक्शन जो कि सरफेस के थ्रू बॉडी पे लगता है। ठीक है, ऐसे इतना ज़रूरी नहीं है, इसको आपको जस्ट जानना है कि फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच डेवलप्ड व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। कब, जब देखिए इसको हम किसी फोर्स से टान रहे हैं लेकिन कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये रास्ते एक सरफेस है, सरफेस में एक बॉडी रखा हुआ है, अब बॉडी को हम टान रहे हैं लेकिन वह मूव नहीं कर रहा है, तो जब तक ये मूव नहीं करेगा तब तक जो फ्रिक्शन जनरेट होता है, मीन्स जो फ्रिक्शन फोर्स उसको रोक के रखा है, जैसे ई वाला है, उसको हम लोग क्या, किस टाइप का फ्रिक्शन बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। इट्स वैल्यू इज मैक्सिमम व्हेन ए बॉडी इज अबाउट टू स्लाइड। जब बॉडी जस्ट स्लाइड करने पे रहेगा, मीन्स जस्ट स्टार्ट होगा, उस टाइम इसका वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स देखिए एफ एस इक्वल्स टू म्यू एन होता है, इसको अगर ध्यान रखिए तो रख सकते हैं, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन विच एक्ट्स व्हेन देयर इज ए रिलेटिव मोशन और व्हेन ए बॉडी स्लाइड्स ओवर अदर बॉडी। तो काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, मूवमेंट होती है बॉडी का, लेकिन उतना नहीं होती है जितना फोर्स से हम लोग टानते हैं, उससे कम ही रहेगा। क्यों, क्योंकि उसके बैक में फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चलते हैं जो कि आपके लिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो फ्रिक्शन जो होता है डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस। ठीक, कॉन्टैक्ट सरफेस पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर एक जगह का फ्रिक्शन का वैल्यू जो कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये जो इसी से हम लोग फ्रिक्शन को डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू सब जगह क्या होता है, चेंज करता है। हेंस इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस, सरफेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, दिस काइंड ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स व्हेन ए बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी, इट इज मच स्मॉलर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। ये वाला चीज़ आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसका जो वैल्यू होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से कम होता है। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल के लिए आपको अगर 11 12 या 9 10 का अगर किसी को चाहिए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका क्लास दे देंगे अलग से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फ्रिक्शन नहीं ख़त्म हुआ, और एग्जाम्पल के तौर पे और ले सकते हैं, वॉकिंग इन द ग्राउंड। अगर आप जैसे रास्ता में चल रहे हैं, वहाँ ड्यू टू फ्रिक्शन आप चल सकते हो, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो आप स्लिप कर जाओगे, स्लिप कर जाओगे तो मीन्स गिर जाओगे। जितना डेली लाइफ इवेंट होता है ना, फिजिक्स उसी से रिलेटेड है, सिंपल इतना आपको ध्यान रखना है। देखिए इससे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, उस सबसे पहले आपको कुछ ध्यान रखना है। ठीक है, रिलेशन ध्यान रखना है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड सर्कुलर, लीनियर एंड सर्कुलर मोशन का जो कुछ रिलेशन है जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आते हैं एल,
एल क्या हुआ, लेंथ या डिस्टेंस, जो कि हम लोग लीनियर में यूज़ करते हैं, और वही हम लोग सर्कुलर में क्या यूज़ करते हैं, थीटा। तो इस दोनों में रिलेशन हो जाता है एल इक्वल्स टू आर थीटा। ठीक है। उसी तरह वी का लेते हैं, तो वी में हम लोग वहाँ लेते हैं ओमेगा, तो इसको हमेशा ओमेगा आर से कर देते हैं। ठीक है। और एक्सीलरेशन लेना है तो वहाँ पे हो जाता है ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक। तो थीटा का क्या होता है, ऐसा यूनिट याद है आपको, रेडियन। ओमेगा का रेडियन पर सेकेंड, और इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं, और आर अल्फ़ा भी लिख सकते हैं। अल्फ़ा होगी आपका एंगुलर एक्सीलरेशन, जिसको हम लोग लिख सकते हैं रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब चलते हैं सेंटीमीटर। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, व्हेन ए बॉडी ट्रैवल अलोंग ए सर्कुलर पाथ इट्स वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली। अब देखिए, कोई भी बॉडी लिए उस सर्कुलर मूवमेंट मूव कर रहा है। ठीक है, रेडियस आर है, मूव कर रहा है अपना पूरा चारों तरफ कंटिन्यूअसली। तो यहाँ पे इस जगह पे वेलोसिटी अलग होगा, इस जगह पे वेलोसिटी अलग होगा, इस जगह पे वेलोसिटी अलग होगा, इस जगह पे वेलोसिटी अलग, सब जगह वेलोसिटी अलग होगा। ठीक है। तो जब भी इस तरह मूव करता है तो उसमें क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स, एक एक्सटर्नल फोर्स जनरेट होता है जो कि सेंटर के टुवार्ड्स एक्ट करता है। ठीक है। उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, इधर जो टुवार्ड्स सेंटर में फोर्स तो एक्ट करता है, इसका वैल्यू होता है mv स्क्वायर बाई आर। ठीक है। इसकी फॉर्मूला तो आपको याद रखना है। ठीक है। फोर्स इक्वल टू कौन सा फोर्स, टुवार्ड्स द सेंटर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपको क्वेश्चन में यहाँ पे आ सकता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स किधर एक्ट करता है, तो आपको बोलना है टुवार्ड्स द सेंटर। ठीक है। देखिए वी स्क्वायर आर कैसे लिखें, इसको हम लोग एम ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से बता दे रहा हूँ। वी इक्वल्स टू क्या होता है, वी इक्वल्स टू होता है ओमेगा आर, है ना। अब देखिए वी की जगह ओमेगा आर बैठाइए, यही वाला वैल्यू आ जाएगा। ठीक। एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट आपको पता ही है, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन और डाइन। ठीक। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर जाने तो कुछ नहीं, एक तरह का ही, जैसे थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन से आप जानते हैं ना, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उसी तरह का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है। ठीक है। जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का ऑपोजिट में है, मींस जैसे टुवार्ड्स सेंटर लगता है सेंट्रीपिटल, तो सेंट्रीफ्यूगल क्या लगेगा, टुवार्ड्स एक्सटर्नल में, बाहर की तरफ। ठीक है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना। और इसको किस टाइप का फोर्स बोलते हैं, स्यूडो फोर्स। तो क्वेश्चन में आएगा आपका कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस टाइप का फोर्स है, मे बी स्यूडो फोर्स दे दिए या इनर्शियल फोर्स दे दिए एग्जाम्पल में, ये ऑप्शन में। तो आपको स्यूडो और इनर्शियल फोर्स दोनों ही बोलते हैं इसको। ठीक है, यही आपको ध्यान रखना है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या बोलते हैं, स्यूडो और एंड इनर्शियल फोर्स, है ना। बस इतना ध्यान रखना आपको, और कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रखना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जितना तक अभी तक पढ़ाया हूँ उसका क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट, थैंक यू लॉट।